ये दोष कारण से साध्या साध्यता हमने पिछली बार कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट, दैट इज गति कारण से साध्या साध्यत्व। इसका भी हमने थोड़ा सा कल मेंशन कर लिया था। ऊर्ध्व जो रक्तपित्त है, ऊर्ध्व रक्तपित्त शरीर के ऊर्ध्व भाग से आने वाला, दो आंखें, दो कान, दो नाक और एक मुंह से आने वाला रक्त जो है, रक्तपित्त जो है, वो साध्य बताया गया है। ये रक्तपित्त कफ के एरियाज में से आता है, तो इसीलिए प्रायः कफज रक्तपित्त होता है। ज्यादा करके कफ संसर्गी रक्तपित्त जो है वो ऊर्ध्व रक्तपित्त में होता है। अधोग रक्तपित्त मतलब नीचे की तरफ से आने वाला, या तो गुद या तो उपस्थ। स्त्रियों में उपस्थ में वजाइनल ट्रैक्ट और यूरिनल ट्रैक्ट दोनों पकड़ लिया है उन्होंने, तो दोनों जगह से आने वाला जो रक्तपित्त है ये याप्य होता है। ये प्रायः वातज होता है, ज्यादा करके वातज अनुबंध या वातज संसर्ग से होने वाला इस टाइप का रक्तपित्त है। तो अब ऊर्ध्व को उन्होंने साध्य बताया है और अधोग को याप्य बताया है। ऊर्ध्व को साध्य और अधोग को याप्य बताने के कारण या बताने का कारण क्या है, तो ये जब चिकित्सा सूत्र पढ़ेंगे, या लास्ट ईयर भी आपने निदान स्थान में रक्तपित्त का निदान पढ़ा होगा, तो उन्होंने चिकित्सा का सूत्र बताया था प्रतिमार्ग हरणम। प्रतिमार्ग हरणम मतलब अगर रक्तपित्त में खून ऊपर से निकल रहा है तो नीचे की तरफ शोधन दे दो, अगर खून नीचे की तरफ उतर रहा है तो ऊपर की तरफ शोधन दे दो। मतलब अगर ऊपर से, उल्टी से, नाक से ऐसे खून आ रहा है तो उसको विरेचन दे दो, ताकि नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ जाए या ऊपर की तरफ प्रेशर कम हो जाए, या ब्लड का जो संचार है वो जहां से वो वापस आ रहा है, बाहर आ रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। और अगर अधो रक्तपित्त है, नीचे से खून निकल रहा है, तो उसको उल्टी करवाओ, वमन दे दो, ताकि नीचे प्रेशर कम हो जाए, ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ जाए। और ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ जाने की वजह से रक्त का संचार भी ऊपर की तरफ हो जाए। द सर्कुलेशन इंक्रीजेस मोर टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये प्रतिमार्ग हरणम, ये वन ऑफ द चिकित्सा सिद्धांत ऑफ रक्तपित्त। रक्तपित्त की चिकित्सा में एक सिद्धांत प्रतिमार्ग हरणम का यूज होता है। प्रतिमार्ग मतलब अपोजिट मार्ग टू वेयर द रक्तपित्त इज कमिंग आउट, याद रहेगा ना। ओके, तो ऊर्ध्व रक्तपित्त को साध्य बोला है, अधोग रक्तपित्त को याप्य बोला है। अब इसका और एक कारण ये है कि कोई भी प्रकार का शोधन देंगे, कोई भी प्रकार का शोधन देंगे तो कौन सा दोष बढ़ेगा? वात दोष बढ़ेगा। शोधन देने से शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। तो वात दोष बढ़ने से अधोभाग में ऊर्ध्व वमन देने से वात बढ़ जाएगा, और ये पहले ही वात बढ़ा हुआ है इस डिसीज में। अधो मार्ग के रक्तपित्त में पहले ही वात बढ़ा हुआ है, लेकिन आप वमन देके उस वात को और बढ़ा रहे हो, तो इसीलिए उस वात को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। वेयर एज अगर हम ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन देंगे तो कफ जो है, विरेचन सबसे अच्छा पित्त का शोधन क्रम है। और पित्त के पश्चात अगर विरेचन किसी का शोधन करता है तो वो कफ का करता है। अगर आपको याद हो तो जब आपने, अभी आप अगले साल पंचकर्म में वापस सीखोगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में सूत्र स्थान में जहां पर भी विरेचन अध्याय बोला था, वहां पर क्या विरेचन अध्याय में क्या बताया था कि विरेचन कैसे होना चाहिए? कफांत विरेचन होना चाहिए। मतलब पित्त तो निकले ही, साथ ही कफ भी निकले। तो विरेचन जो है वो कफ का भी एक उपक्रम है, या कफ का भी उससे ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ऊर्ध्व रक्तपित्त में जब हम विरेचन देते हैं तो रक्त वमन, ये रक्त का वमन, ये पित्त का कोई ये नहीं है, मतलब मेन शोधन नहीं है, लेकिन वात उसमें बढ़ जाता है। वेरेज विरेचन जो है वो रक्त का भी उपक्रम है,
पित्त का भी उपक्रम है और कफ का भी उपक्रम है। ऊपर से तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि वमन में, मतलब वमन देते वक्त हमको वात शामक चीजें यूज करनी पड़ेंगी, जैसे मधुर, आम्ल और लवण रस, ये वात शामक है। तो मधुर, आम्ल और लवण रस की चीजें जो होती हैं वो प्रायः वामक नहीं होती, वो प्रायः वामक नहीं होती। कभी सुना है कि गुलाब जाम से उल्टी हो गई? नहीं। कभी सुना है कि भजिया खा के अच्छी तरह से मस्त नमक मिला के भजिया खाया और उल्टी हो गई? नहीं। बहुत सारा अचार खाया, उल्टी हो गई? नहीं। तो ये प्रायः वामक नहीं होती। तो इसके जो द्रव्य हैं वो उतने मिलते नहीं हैं। यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ द्रव्य। आपके पास वही 2-4 द्रव्य हैं, जैसे मदन फल है, यष्टि मधु है, जो मधुर रसात्मक हैं और जो वमन करवा सकते हैं। लेकिन विरेचन में वैसा नहीं है। कटु, तिक्त और कषाय, इसमें से कषाय और तिक्त जो रस हैं वो रक्त पे भी चलते हैं, पित्त पे भी चलते हैं और कफ पे भी चलते हैं। तो ये तीनों पे चलने वाले जो ड्रग्स हैं वो बहुत हैं। प्लस ये तीनों में विरेचक कल्प बहुत सारे मिल जाते हैं। सो यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द नंबर ऑफ ड्रग्स विच आर अवेलेबल। आप अमलतास भी यूज कर सकते हो, आरगविद भी यूज कर सकते हो, त्रायमाण भी यूज कर सकते हो, निशोत्तर भी यूज कर सकते हो। ये सब तिक्त कषाय रसात्मक है, रक्त को निकालने, रक्त को शुद्ध करने वाले हैं, पित्त को ठीक करने वाले हैं और कफ के शामक भी हैं। तो बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स दे हैव सेड दैट ऊर्ध्वगत इज साध्य एंड अधोगत इज याप्य। ठीक है, एक बार वापस समझा देता हूं। वाई ऊर्ध्वगत इज साध्य एंड अधोगत इज याप्य। ऊर्ध्वगत में एक तो यू आर डूइंग विरेचन, विरेचन विच इज अ नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। 2 उल्टी होने के बाद थकान लगती है, लेकिन 2 जुलाब होने के बाद थकान नहीं लगती, बिकॉज विरेचन इज अ नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। यू पास टूल्स एटलीस्ट वंस अ डे। तो इसीलिए विरेचन इज नॉर्मल। विरेचन इज व्हाट द बॉडीज डायरेक्शन इज, बट वमन इज नॉट द व्हाट द बॉडीज डायरेक्शन इज। सो वमन होने से दौर्बल्य ज्यादा आता है। दूसरा, ये हो गया विरेचन, ये हो गया वमन। दूसरा, विरेचन जो है ये रक्त की भी चिकित्सा है, पित्त की भी चिकित्सा है और कफ को भी शोधन कर सकती है। वेरेज वमन जो है वो ना रक्त की चिकित्सा है, ना पित्त की चिकित्सा है, और वात तो वमन से बढ़ जाता है। ना रक्त की है, ना पित्त की है, और वात तो बढ़ जाता है। ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, वात को शमन करने वाले मधुर, आम्ल, लवण, माल, MAL, मधुर, आम्ल और लवण रस वाले और वात को शमन करने वाले वामक द्रव्य, वामक द्रव्य बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। और ये रक्त पित्त के साध्यासाध्यत्व में आपको लिखना है कि ऊर्ध्व साध्य क्यों है और अधो साध्य क्यों नहीं है। ईच हैज 4 पॉइंट्स। जबकि तिक्त और कषाय रस जो है, तिक्त और कषाय रस जो है, ये रक्त भी चिकित्सा है, पित्त की भी चिकित्सा है, आम की भी चिकित्सा है। तिक्त रस रक्त की भी है, पित्त की भी है, कफ की भी है, और तिक्त रस तो आम की भी चिकित्सा है। तो इसलिए ये रस के हिसाब से ये यूज करना इजी और बेटर पड़ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर वामक द्रव्य अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पर इन रसों वाले,
इन दो रसों वाले विरेचक द्रव्य बहुत मेनी, बहुत अवेलेबल हैं, बहुत अवेलेबल हैं। आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो, निशोत्तर, त्रायमाण, आरगवत। तो बिकॉज देर आर मेनी, it is easier to treat ऊर्ध्वग रक्तपित्त than अधोग रक्तपित्त। किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया? ओके, सो वी मूव अहेड। थर्ड टाइप इज तीर्यक रक्तपित्त या असंख्य, मतलब तीसरा टाइप जो है वो तीर्यक गति वाला, असंख्य गति वाला या आंतिकी गति वाला। असंख्य गति क्योंकि जहां देखो वहां से खून निकल रहा है, असंख्य जगहों से खून निकल रहा है, सभी मार्गों से निकल रहा है, या फिर इवन बिलो द स्किन, रोम रंध्रों से निकल रहा है। तो तीर्यक मतलब ना ऊपर से ना नीचे से, दोनों जगह से और भी तीसरे जगह से। आंतिकी गति क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज ये जो गति है ये असाध्य है, पूरे त्रिदोष उसमें बढ़ गए हैं, और असाध्य होने की वजह से पेशेंट का अंत हो जाता है, मर जाता है, तो इसीलिए उसको आंतिकी गति कहते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं कुछ अन्य साध्यासाध्यत्व पे। अन्य साध्यासाध्यत्व पे उन्होंने बोला है कि जो रक्त है वो रक्त अगर पीला निकले, नीला निकले, हरा निकले, अति कृष्ण निकले, मतलब नॉर्मल रेडिश कलर से अलग कलर का रक्त निकले, और उसमें नॉर्मल रक्त या पित्त गंध से विपरीत अगर कुणप गंध हो, कुणप इज नेक्रोस्ट, कुणप इज सड़ा हुआ, सड़ी हुई गंध हो, मृत व्यक्ति में जैसी गंध आती है, कुणप का मतलब मृत व्यक्ति, डेड बॉडी, तो डेड बॉडी से जैसे गंध आती है वैसे अगर गंध आ रही हो और विचित्र कलर का खून निकल रहा हो तो इट इज असाध्य रक्तपित्त। फिर अगर पेशेंट बहुत ही दुर्बल हो, उसके धातु क्षीण हो, और वो रक्त बेचारा ऊपर तक आ ही नहीं रहा है, रक्त तो कंठ तक ही उतर के थोड़ा 2 बूंद आता है फिर अंदर चला जाता है, तो रक्त अगर कंठ में अटक जाता हो तब भी उसको असाध्य माना जाना चाहिए। याप्य रक्तपित्त जो कभी ऊपर की दिशा, कभी ऊपर कभी नीचे वाला, तो कभी ऊपर की तरफ आता है, कभी नीचे की तरफ से आता है। अल्पवेगी है, बीच बीच में आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। शांतम शांतम प्रकुप्यंती, मतलब आता है, शांत हो जाता है, फिर 4 दिन के बाद आता है, फिर शांत हो जाता है, फिर 4 दिन के बाद आता है। एक बार ऊपर से आता है, एक बार नीचे से आता है, कभी कभी बहुत आता है, कभी कभी थोड़ा आता है। तो दिस इज समथिंग विच द डॉक्टर इज अनएबल टू डायग्नोस कि भाई कौन सा गुण बढ़ा हुआ है इसमें। रक्त और पित्त तो है लेकिन उनके कौन से गुण बढ़े हुए हैं, साथ में कफ का कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, चल गुण है, स्थिर गुण है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस। तो इसीलिए उसको याप्य बोला गया है, जो विच इज not which doesn't show a particular pattern। और साध्य रक्तपित्त को बोला है, साध्य कौन सा रक्तपित्त है? अगर रोगी बलवान हो, विच इज अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल डिसीजेज, अगर रोगी बलवान है तो डिसीज साध्य है, अगर रोग का बल कम है तो डिसीज साध्य है। तो वैसे ही अगर रोगी बलवान है या फिर रोग में उपद्रव नहीं उत्पन्न हुआ है। अब रक्तपित्त के कौन कौन से उपद्रव बताएं? रक्तपित्त के उपद्रव बताएं, गुल्म बताया है रक्तपित्त में, मूत्र पुच्छ बताया है रक्तपित्त में, मंदाग्नि बताया है रक्तपित्त में, दौर्बल्य बताया है रक्तपित्त में, श्वास बताया है। तो ये अगर उपद्रव जो हैं, ये उपद्रव नहीं दिखते हो, तब एक मार्गी हो या एक लाइन से चलने वाला, या तो ऊपर से या तो नीचे से, तो एक लाइन से अगर चलने वाला हो, एक दोष वाला हो, एक दोष वाला हो, एक दोष वाला मतलब या तो पित्त बढ़ा हुआ है, कफ अगर बढ़ा हुआ है, या वात बढ़ा हुआ है, तो 2 दोष हो जाते हैं। तो सिर्फ केवल पित्त वाला अगर हो और नूतन हो, अभी अभी चालू हुआ हो, 2-3 दिन से ही हो रहा हो, या 1 आध महीना हुआ हो, नवीन रोग हो तब, और सुख काल में हुआ हो, सुख काल में मतलब ठंडी के सीजन में या विसर्ग काल में हुआ रक्तपित्त, क्योंकि विसर्ग काल में शरीर का बल
ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अगर सुख काल में या विसर्ग काल में हुआ अगर रक्त पित्त है तो उसको आप ट्रीट करके या उसको आप ट्रीटमेंट देके शांत कर सकते हैं। अगर इस ऐसा नहीं है या तो बीच बीच में आने वाला है या डिस्ट्रैक्टेड पैटर्न शो कर रहा है तो वो याप्य है। अगर वो विचित्र रंग का विचित्र स्मेल का रक्त आता है और अतिशय रुग्ण में बहुत दौर्बल्य है, रोग का बल ज्यादा है लेकिन रोगी का बल कम है, तो ऐसे समय में इट इज व्हाट इज असाध्य रक्तपित्त, असाध्य रक्तपित्त। ठीक है, तो साध्या साध्यत्व के बाद अब हम देखते हैं रक्तपित्त का चिकित्सा सूत्र। रक्तपित्त का चिकित्सा सूत्र रक्तपित्त की चिकित्सा में बताया है कि अक्षीण बलमांसस्य रक्तपित्तम यदश्नतः तद्दोषम उत्क्लिष्टम नादौ स्तंभनम अर्हति। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अक्षीण बलमांसस्य, रक्तपित्त के दोनों चिकित्सा सूत्र में अक्षीण बलमांसस्य वर्ड आता है, ध्यान रखिए। रक्तपित्त के दोनों चिकित्सा सूत्र में अक्षीण बलमांसस्य वर्ड आता है। अक्षीण बल मांस मतलब जिसका बल और मांस क्षीण नहीं हुआ है, जिसका बल और मांस क्षीण नहीं हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है, जो पेशेंट में अभी भी मांस धातु पुष्ट है और शरीर में भी बल है। तो अगर ऐसे रोगी को रक्तपित्त हुआ या रक्तपित्त उत्पन्न हुआ तो नादौ स्तंभनम अर्हति, अर्हत मतलब जो रोगी है उस रोगी में कभी भी स्तंभन नहीं करना चाहिए। उस रोगी का रक्त, उस रोगी के बाहर निकलने वाले रक्त को रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तद दोष दुष्टम उत्कृष्टम, जो भी उत्कृष्ट और दुष्ट दोष हैं वो रक्त के साथ बाहर निकल रहे हैं तो उनको बाहर निकलने देना चाहिए। तो स्तंभन नहीं करना चाहिए, सिंपल सा चीज बोला है उन्होंने। लेकिन कौन से रोगी को? जो अक्षीण बल मांस है, जो मरेगा नहीं इसकी गारंटी है, जो बहुत स्ट्रांग है। तो अक्षीण बल मांस वाले व्यक्ति का स्तंभन नहीं करना है। स्तंभन नहीं करना इसका ये मतलब नहीं है कि और कुरेद कुरेद के निकालो। स्तंभन नहीं करना है का मतलब है लेट इट फ्लो एट इट्स स्पीड, यू शुड नॉट स्टॉप इट। बिकॉज जब वो रक्त बाहर जा रहा है तो उसके साथ पित्त भी बाहर जा रहा है, जो भी बढ़ा हुआ पित्त है वो भी बाहर जा, वो तो रक्त तो दूषित हो गया है, एक बार दूषित हुआ हुआ रक्त हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन वो दूषित रक्त जिस पित्त के साथ निकल रहा है वो पित्त भी शमन हो जाता है। अगर ऐसे रोगों में या ऐसे रुग्ण में स्तंभन करोगे, उसको रोकने की कोशिश करोगे, तो उन्होंने बोला है कि गलग्रह पुतिनस्य मूर्छा अरुचि ज्वर गुल्म प्लीहा अनाह कुष्ठ मूत्रगुच्छ हर्ष भगंदर विसर्भ, ऐसे बहुत सारे रोग हो सकते हैं जो रक्त दृष्टि से होते हैं। पुतिनस्य रक्त दृष्टि से होता है, ज्वर रक्त दृष्टि से होता है, प्लीहा रक्त दृष्टि से होती है, कुष्ठ रक्त दृष्टि से होता है, अर्श रक्त दृष्टि से होता है, विसर्प रक्त दृष्टि से होता है, भगंदर में भी रक्त दृष्टि होती है। तो जितने भी रोग हैं जिसमें रक्त दृष्टि हो सकती है, जो पित्त आपने रक्त में फैला हुआ देखा है, अगर उसको रोकोगे तो वो रक्त शरीर में रह के बाकी जगहों को दुष्ट करेगा या वो पित्त बाकी जगहों को दुष्ट करेगा। तो सिंपल है, लेट इट फ्लो इज द फर्स्ट चिकित्सा सूत्र ऑफ रक्त पित्त। अब लेट इट फ्लो में आम मतलब लंघन और तर्पण, आप उसको तो फ्लो करने दे रहे हो, रक्त को तो बाहर निकालने का रास्ता आपने दे दिया या आपने रास्ता रोका नहीं रक्त का। साथ ही साथ आपको ये देखना चाहिए कि वो रक्त पित्त व्याधि जो है वेदर इट इज सामावस्था में है, रोगी में आम के लक्षण है या आम के लक्षण नहीं है। अगर आम के लक्षण है
तो आपको उसमें लंघन देना चाहिए। जैसे ज्वर में, नवीन ज्वर में लंघन को श्रेष्ठ माना है, वैसे ही रक्त पित्त में अक्षीण बल मांस वाले रुग्ण में लंघन सामावस्था में श्रेष्ठ माना है। कि अगर आम के कंडीशंस हैं तो आपको आम का ट्रीटमेंट लंघन पहले करना चाहिए। लेकिन अगर आम के कंडीशंस नहीं है, निराम अवस्था है, तो निराम अवस्था में आपको तर्पण करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। आमावस्था या जिसमें लंघन देना है वो कौन कौन से स्थिति में आती है? वो आती है अगर साम पित्त हो या कफ हो। कफ तो साम निराम दोनों हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर साम निराम में से कोई भी कफ हो तो आप उसको लंघन दे सकते हैं। और निराम पित्त हो या वात बढ़ा हुआ हो तब आप उसको तर्पण दे सकते हैं। अब यहाँ पर आमज, इसमें कफ होने के समय जब आप लंघन दोगे तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि वो जो पेशेंट है वो अक्षीण बल मांस है। क्योंकि लंघन हम ज्वर में, याद करो लंघन में बताया था कि जिसका बल कम हो गया है, जो कम खाना खाता है, जो शोक में है, जो बार बार मूर्छित होता है, ऐसे लोगों को लंघन नहीं देना चाहिए। तो यहाँ लंघन देने से पहले आपको सिर्फ इतना ही सोचना है कि whether this patient is going to come to me tomorrow, is he eligible, is he that much strong that he can come to the hospital if required tomorrow। अगर वो कल आने की स्थिति में है तो आप उसको बिना दिक्कत एक टाइम का लंघन दे सकते हो। तो द फर्स्ट चिकित्सा सूत्र इस स्तंभन नहीं करना चाहिए, फ्लो होते देना चाहिए। अगर सामावस्था है तो लंघन करना चाहिए और निरामावस्था है तो तर्पण करना चाहिए। अब ये तर्पण क्या बोला है? तर्पण का मतलब न्यूट्रिशन देना, प्रीणन। तर्पण का मतलब न्यूट्रिशन देना। लेकिन तर्पण में क्या आता है? तर्पण में टिश्यू स्पेसिफिक न्यूट्रिशन आता है, टिश्यू स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। प्रीणन में जनरलाइज्ड न्यूट्रिशन आता है। प्रीणन इज नथिंग बट गिविंग ऑफ ग्लूकोज, गिविंग ऑफ ग्लूकोज टू ऑल द टिश्यूज इज प्रीणन। तर्पण इज अ टिश्यू स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक। सो अगर बोन्स में कोई प्रॉब्लम है और आप कैल्शियम देते हो तो आप तर्पण दे रहे हो। रक्त में कोई प्रॉब्लम है, रक्त कम है और आप आयरन दे रहे हो तो आप तर्पण दे रहे हो। दैट इज नॉट प्रीणन, दैट इज तर्पण, टिश्यू स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। Okay, so what we do is I am going to disconnect here and I am going to start another meeting for which all 38 of you, all 37 of you can attend. Same link, I'll be back in a minute.